तो बच्चे आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लीजेंडरी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम लीजेंडरी रिकरेंस पोलिनोमियल का फिफ्थ रिलेशन पढ़ रहे हैं बच्चे। तो कल की वीडियो में हम 4 डिराइव कर चुके थे, तो आज की वीडियो में बच्चे डिराइव कर रहे हैं फिफ्थ लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन। तो बच्चे हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है, इसे ही बोलते हैं लीजेंडरी फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन। तो बच्चे इसको लाने के लिए तो देखो फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन है, तो मैं सबसे पहले इसके अंदर बुला रहा हूँ लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन सेकंड को। तो बच्चे मैंने लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन सेकंड को बुलाया। इसको क्यों बुलाया है बच्चे, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बच्चे n इंटू पी एन की टर्म्स इसमें दिख रही है। तो जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है उसमें n इंटू पी एन दिख रहा है, और वो मेरे पास लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन सेकंड के अंदर है। तो बच्चे मैंने इसको बुला लिया। तो आप साइड में ना हल्का हल्का सा लिख लो कि इसमें हमने लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन सेकंड को इसलिए बुलाया क्योंकि n इंटू पी एन वाली टर्म मुझे इसमें दिख रही है, और वो कहीं ना कहीं मेरे पास लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन सेकंड में है। तो आप हल्का सा ऐसे साइड में हिंट लिख लो, क्योंकि फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन जो डिराइव कर रहे हैं उसमें आपको कौन सी टर्म दिख रही है बच्चे, एन पी एन। तो इस वजह से हम कौन सा रिकरेंस रिलेशन बुलाएंगे बच्चे, हम लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन सेकंड को बुलाएंगे। तो बच्चे ध्यान से देखो, मैंने सेकंड लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन को बुला लिया। बच्चे फॉर्मूला है एन पी पैरों में एन इज इक्वल टू एक्स पी एन डैश माइनस पी डैश एन माइनस वन। इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब कहीं ना कहीं देखो n इंटू पी एन तो मिल गया, पर उसके साथ मल्टीप्लाई किसका है, x का। तो मैंने इस वाले पूरे स्टेप को x से क्या किया बच्चे, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। बच्चे x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर हो जाएगा, और इधर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे x साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सेट करके लिखा, यानी कुल मिलाकर मैंने एक्स स्क्वेयर पी एन डैश की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला स्टेप उधर जाकर प्लस का हो गया। तो देखो ध्यान से, एक्स एन पी एन एज इट इज, और ये माइनस वाला स्टेप उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का एक्स पी डैश एन माइनस वन। तो कुल मिला के मैंने इस स्टेप की वैल्यू निकाल ली बच्चे, बोलो क्लियर है। तो बच्चे इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर बच्चे सेकंड के साथ इवन नंबर, ऐसे याद रख लेना फिफ्थ रिकरेंस रिलेशन में इवन नंबर वाले बुलाने हैं। तो एक तो सेकंड बुलाना है और एक फोर्थ बुलाना है। बच्चे फोर्थ के अंदर मैं बात करूं तो कल की क्लास में हमने डिराइव किया हुआ है n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस एक्स इंटू पी डैश एन। तो बच्चे इसको बुलाओगे और उसके बाद आप n की जगह रिप्लेस कर दोगे n माइनस वन। तो बच्चे इस n की जगह n माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट, क्या बचेगा n। अच्छा, n की जगह n माइनस वन रखा है तो p के पैरों में क्या आएगा, n माइनस वन इक्वल टू का साइन। बचे n की जगह n माइनस वन रखोगे तो माइनस वन और प्लस वन खत्म हो जाएगा, तो p डैश के पैरों में बचेगा n। फिर माइनस एक्स एज इट इज, p डैश एज इट इज, n की जगह रखा है हमने n माइनस वन। तो बच्चे मैंने लीजेंडरी रिकन्सिलेशन फोर्थ को बुलाया और उसमें n की जगह रिप्लेस कर दिया बच्चों n माइनस वन। तो ये स्टेप बन गया। अब जैसे ये स्टेप बना तो यहाँ से मैं पी एन डैश की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँ तो बच्चे ये स्टेप उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। या कह सकते हो पी के पैरों में n माइनस वन और डैश के पैरों में n माइनस वन, ये स्टेप एक साथ कर लिए। तो बच्चे पी डैश एन की वैल्यू आ गई एन पी एन माइनस वन, और ये स्टेप उस तरफ जाकर हो गया बच्चे प्लस का। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया बच्चे, 3। तो बच्चे अब 3 में से जो ऊपर हमने ये इक्वेशन 2 बनाया हुआ है इसको क्या कर दो, माइनस करो। LHS को LHS में से माइनस। तो बच्चे जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो पी एन डैश कॉमन आ गया, और जब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये स्टेप माइनस का आएगा, और पी एन डैश कॉमन ले लिया तो बच्चे ये तो बचा 1 और ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वेयर। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डैश आ गया कॉमन इज इक्वल टू का साइन। तो बच्चे 3 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो बच्चे इस स्टेप में से अगर आप इस स्टेप को माइनस करोगे तो ये स्टेप तो प्लस का ही रहेगा एन पी एन माइनस वन, और ये स्टेप किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का एक्स एन पी एन। और बच्चे ध्यान से देखो ये स्टेप इसमें से माइनस करेंगे तो ये दोनों सेम है, पर जब माइनस करेंगे तो ये स्टेप माइनस का हो जाएगा, इस वजह से ये स्टेप क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसल आउट। तो कुल मिलाकर जो बचा है वो लिख दिया है बच्चे। और फिर यही हमारा क्या था, बस इसमें से n कॉमन ले लो बच्चे, तो ये वाला n और ये वाला n कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा पी एन माइनस वन माइनस एक्स पी एन। बच्चे यही था हमारा लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फिफ्थ।
लास्ट रिकरेंस रिलेशन बच्चे, सबसे ईजिएस्ट डेरिवेशन मैं कह सकता हूँ। तो बच्चे सिक्स्थ लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन में ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये वाला फॉर्मूला प्रूव करना है बच्चे। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको बस एक स्टेप ध्यान में रखना है बच्चे, आपको लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट को बुलाना है। तो बच्चे हमने कल की वीडियो में फर्स्ट रिलेशन यही पढ़ा था, 2n+1 x इंटू पी एन इज इक्वल टू n+1 p के पैरों में n+1 प्लस n इंटू पी के पैरों में n-1। और बस एक स्टेप याद रखना है बच्चे, लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट को बुलाकर इस 2n को n+n में ब्रेक कर दो। तो यहाँ पर बस ट्रिक क्या लिखनी है बच्चे, लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट को बुलाएं और उसके अंदर जो 2n है उसको आप ब्रेक कर दो n+n में, बस और कुछ नहीं करना बच्चे। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है, बाद में भले ही लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फिफ्थ को भी बुलाएंगे, वो बात की बात है। तो पहले थोड़ा इसको सेट करते हैं बच्चे। लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट को बुला लिया, इस 2n को मैंने n और n में ब्रेक कर दिया, ये +1 चल ही रहा है, x इंटू पी एन एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़ और ये स्टेप भी एज इट इज़। फिर बच्चे n+1 का मल्टीप्लाई x पी एन से करेंगे तो ये स्टेप बन जाएगा, इस n का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो n x पी एन बन जाएगा। अच्छा, बराबर में ये स्टेप चल ही रहा है बच्चे और ये स्टेप एज इट इज़। फिर बच्चे थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, तो बच्चे ध्यान से देखें आप लोग, मैंने इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लिया है, तो ध्यान से देखना बच्चे, n+1 इसके पास है, तो बच्चे n+1 इन दोनों स्टेपों में से क्या आ जाएगा, कॉमन एक्स पी एन बचेगा, और ये टर्म इस तरफ आएगी तो माइनस का बचेगा p के पैरों में n+1। तो बच्चे आप अपनी कॉपी में नोट करते वक्त इसके ऊपर टिक कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं इस स्टेप को इधर लेकर आया और फिर n+1 कॉमन आ गया तो एक्स पी एन बचेगा, और ये स्टेप उस तरफ जाकर माइनस का, और n+1 तो हम कॉमन ले चुके हैं तो p के पैरों में क्या बचेगा, n+1 ब्रैकेट क्लोज। और ये स्टेप मैं उस तरफ ले जाऊं तो बचे n कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो मैंने n कॉमन लिया, ये बचेगा p के पैरों में n-1, और ये स्टेप उस तरफ जाएगा तो n कॉमन आ चुका है तो माइनस का x इंटू पी एन। बच्चे इस पूरे को मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बस आप लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फिफ्थ को और बुला लो, तो देखो 6 डिराइव कर रहे हैं तो फिफ्थ का यूज़ करेंगे ही करेंगे, तो ऐसे याद रखना। ऐसे ऊपर जो मैंने फिफ्थ करवाया है उसमें फोर्थ का यूज़ किया है, तो इस तरीके से ये ट्रिक थोड़ी थोड़ी याद रख सकते हो बच्चे। तो बाकी देखें ध्यान से, लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन में फिफ्थ की बात करूं तो बच्चे हमने आज ही डिराइव किया है, ये रहा ऊपर लिखा हुआ दिखा भी रहा है आपको। तो बच्चे 1 - x² पी एन डैश इक्वल टू n ब्रैकेट में पी n-1 माइनस एक्स पी एन, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे ध्यान से देखना, अपने पास n पी एन माइनस 1 माइनस एक्स पी एन, यानी लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन फिफ्थ में इस स्टेप की वैल्यू ये कुछ है, वो बस यहाँ रख दो। तो इसलिए लिख रहा है उसने यूजिंग इक्वेशन 1 इंटू, या चाहे 2 का यूज़ 1 में कर दो, एक ही बात है। तो बच्चे वो क्या कर रहा है, उसने जो लिखा है नोट्स के अकॉर्डिंग वो क्या लिखा है बच्चे, उसने इस स्टेप की वैल्यू ये जो आई है वो यहाँ रख दी बच्चे। तो देखो 1 - x² पी एन डैश एज इट इज़, और ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, तो बच्चे इस स्टेप की वैल्यू ये कुछ वो यहाँ रख दी मैंने, तो ये आंसर। अगर आप इतना उलझ रहे हो तो कुछ नहीं करना, 1 और 2 की आप ध्यान से देखो RHS सेम है, तो बस LHS को आपस में इक्वल रख दो, तो ये स्टेप इसके इक्वल रख दो, दैट इज़ आंसर। तो बच्चे ये है हमारा लीजेंडरी रिकरेंस रिलेशन सिक्स्थ। अब आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को इसमें एक पेज एक्स्ट्रा कॉपी पेस्ट करना है जिसमें आप 6 के 6 रिकरेंस रिलेशन एक साथ लिख लो और फिर खुद से कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करो कि किस में कौन कौन सी टर्म सेम सी आ रही है। तो अभी आप ये 6 के 6 रिकरेंस रिलेशन एक पेज के ऊपर साथ में लिख लो और उसको इसके साथ कॉपी ऐड कर लो, तो बच्चे ये नोट्स आपके कंप्लीट बनते जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं बच्चे हम, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडरी पोलिनोमियल। तो पेपर में ये बाय नेम डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लीजेंडरी पोलिनोमियल की आप ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, तो आपको ये पूरा फॉर्मूला डिराइव करना है, तो आप ये याद रख कर जाओगे। और ये फॉर्मूला मैं आगे के 2-3 न्यूमेरिकल्स में यूज़ करूँगा, तो बच्चे ये फॉर्मूला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी पेपर में डायरेक्ट ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी प्रूव करनी आ सकती है, तो आप इस रिजल्ट का डेरिवेशन भी याद करो और इस रिजल्ट को भी याद कर लो अच्छे से। तो बच्चे रिजल्ट क्या कहता है, -1 से +1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स, एक के पैरों में m है और एक के पैरों में n है, ठीक है बच्चे। और x तो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि हम जानते हैं p हमेशा x का फंक्शन होता ही होता है। तो कहता
इस स्टेप की वैल्यू 0 होगी अगर ये m और n अलग अलग हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस m का मान 3 हुआ और इसका मान 2 हुआ तो 3 और 2 इक्वल नहीं होते, तो बच्चे उस केस में इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। पर अगर ये दोनों सेम सेम हुए, मान लो ये 5 है और ये भी 5 है, तो बच्चे उस केस में इस पूरे स्टेप की वैल्यू आएगी 2/2n+1। तो m इक्वल टू n होगा तो ये आंसर आएगा इस स्टेप का, और अगर m और n बराबर नहीं होंगे तो इसका मान कितना आएगा 0। इसे ही बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है लीजेंड्री पॉलिनोमियल की, तो आप ये पूरा लिख कर आओगे। और बड़े क्वेश्चंस में इसकी डेरिवेशन आ सकती है, तो वो लिख देगा कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी लीजेंड्री पॉलिनोमियल की प्रूव करो, तो आप ये वाला पहले लिखोगे स्टेप और फिर ये प्रूव करके दिखाओगे। तो मैं इसका डेरिवेशन सिखा रहा हूँ आपको। तो डेरिवेशन सिंपल सा है बच्चे। इस रिजल्ट को लाने के लिए सबसे पहले मैंने केस फर्स्ट वी नो दैट द लीजेंड्री पोलिनोमियल इक्वेशन इज। तो बच्चे हम जानते हैं लीजेंड्री पोलिनोमियल इक्वेशन यही होती है। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीडियो में यही थी बच्चे इक्वेशन। बस फ़र्क क्या था, वाई डबल डैश की जगह वहाँ पर लिखा हुआ है d2y/dx²। तो बच्चे d2y/dx² का मतलब क्या होता है, वाई का 2 बार डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो बस इतना सा चेंज करके लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चे लीजेंड्री इक्वेशन, तो वो थी 1 - x² d2y/dx²। उसको मैंने लिख दिया y डबल डैश, माइनस का 2xy डैश, वहाँ पर था dy/dx तो उसको लिख दिया y डैश, प्लस n+1 y इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इसको मैंने बुला लिया, इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे इस इक्वेशन को सोल्व करने पर किसकी वैल्यूज़ आएंगी, y की। तो बच्चे मेरे को क्योंकि आंसर में दिख रहा है एक तो pm और एक pn, तो बच्चे मैं कह दूंगा कि इसके जो सॉल्यूशन है वो एक pm है और एक pn है। तो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, तो इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी, और y का आंसर एक तो आएगा pn और एक आएगा, वैसे तो क्यू में लिखा था हमने जब हमने पहले दिन वीडियो की थी, पर आज इधर नाम pm और pn है। तो बच्चे हम कह देंगे एक तो y का आंसर pn आएगा और एक y का आंसर pm आएगा। अच्छा, और इस लाइन में रखने के लिए y डैश चाहिए और y डबल डैश चाहिए। तो बच्चे इसका डैश करेंगे तो इसके ऊपर भी डैश लग जाएगा, और इसका डबल डैश करेंगे तो इसके ऊपर डबल डैश लग जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं कर क्या रहा हूँ, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझो। आप इस इक्वेशन को बुलाओगे, इस पूरी इक्वेशन में एक बार y के बदले रख दोगे pn और एक बार y के बदले रख दोगे pm। जब y के बदले pm रखोगे तो इस n की जगह भी रखोगे m। क्लियर है बच्चे। और क्यों इसके अंदर रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ इसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। और हम अपने पहले या दूसरे वीडियो में प्रूव कर चुके हैं कि इस इक्वेशन को सोल्व करने पर y का आंसर जो आता है वो एक तो pn की वैल्यू आती है और एक qn की। अब qn का नाम pm रख दिया, कोई फर्क कोई पड़ता है बच्चे। तो हम इस पूरी इक्वेशन में एक बार y के बदले pn रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 - x² pn डबल डैश माइनस 2x pn डैश प्लस n+1 pn इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसमें pm रखूँगा तो यहाँ पर pm डबल डैश pm डैश और फिर यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m और यहाँ पर रखूँगा pm। तो बच्चे आप कांस्टेंट भी बदलोगे अगर आप m की फॉर्म में रख रहे हो। तो मैंने लिखा देयरफॉर बाय 1, तो ये बीच में लाइन मत लिखना, उसकी जगह बल्कि ये लिख देना, मैं लिख देता हूँ लेट pnx एंड pmx आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। और अगर हमने समीकरण 1 के ये दो सॉल्यूशन माने हैं तो वो समीकरण 1 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो एक बार y के बदले रख दो pn और एक बार रख दो pm। तो मैंने रखा हुआ दिखाता हूँ। तो बच्चे ये सब लाइनें स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें इसने क्या किया, देखो y के बदले रख दिया pn तो pn डबल डैश आ गया। ऐसे इधर y की जगह pn रखेंगे तो pn डैश आ जाएगा। अब इधर उसने y की जगह pn रखा नहीं स्टेप में, अगले स्टेप में रख दिया। तो हमने क्यों एक्स्ट्रा स्टेप पढ़ने हैं, आप इसको स्किप कर दो, सीधा लिखो। इसके अंदर आपने सभी y के बदले pn रख दिया तो 1 - x² pn डबल डैश, यहाँ से मिलाओ, माइनस का 2x pn डैश प्लस n+1 pn इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। ऐसे ही देखो उसने सिमिलरली समीकरण 3 बनाई हुई है। तो बच्चे बस y की जगह रख दिया pm तो pm डबल डैश, इधर भी y की जगह रख दिया pm तो pm डैश, n की जगह रख दिया mm और बच्चे इस y की जगह रख दिया pm इज इक्वल टू 0। चल ही रहा है इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3।
तो बच्चे अपनों ने इसके दो सॉल्यूशन जो पी एन और पी एम मानने हैं वो इसमें रख दिए, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ब्रैकेट में एक्स को लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि जो पी है वो फंक्शन होता ही होता है एक्स का। अब बच्चे ये दूसरी और तीसरी समीकरण जो आई है इसको अपने को सोल्व करना है। तो तरीका क्या होता है सबसे बेस्ट, बच्चे समीकरण 2 में सारों में पी एन आ रहा है तो आप इस पूरी इक्वेशन को पी एम से मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें सारे पी एम आ रहे हैं तो आप इसको पी एन से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको पी एम से, इसको पी एन से, और इन दोनों को आपस में कर दोगे माइनस। तो जो नीचे स्टेप बना है वो मैं बताता हूँ क्या बन गया, देखो तो लिखा भी है। इस समीकरण 2 को तो आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे किससे, पी एम से, और समीकरण 3 में जिसमें एम आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करोगे पी एन से, और इन दोनों समीकरणों को फिर क्या कर दोगे, माइनस। तो मेरे साथ करो बच्चे, समीकरण 2 पे फोकस रखना, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है पी एम, और बच्चे समीकरण 3 को फोकस करो, इसको मल्टीप्लाई किया है पी एन, और बच्चे जब इन दोनों को फिर माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन, ये स्टेप बन जाएगा पी एन डबल डैश, और उसका मल्टीप्लाई किया है बच्चे हमने, तो देखो पी एन डबल डैश मल्टीप्लाई किससे किया है, पी एम से, फिर माइनस किया है हमने तो माइनस का निशान लगा दिया, और बच्चे समीकरण 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है पी एन से, तो स्टेप बन गया पी एम डबल डैश पी एन, पी एम डबल डैश पी एन। तो ये तो सिंपल स्टेप्स हैं बच्चे, जो लिखे हैं वही परफॉर्म किए हैं, तो ये बात तो आप समझ भी सकते हो। फिर इधर आ जाओ बच्चे, इस स्टेप में भी देखो ध्यान से, माइनस का 2x, और बच्चे इधर समीकरण 3 में भी क्या है, माइनस का 2x, तो वो तो आ गया कॉमन। इसको हमने n वाली को m से किया है तो पी एन डैश पी एम, तो पी एन डैश पी एम, और फिर माइनस किया है तो माइनस का साइन लगा दो, और बच्चे फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, इस समीकरण 3 को किससे किया है, पी एन से, तो पी एम डैश पी एन, पी एम डैश पी एन। तो सिंपली तरीके से लिखता जा रहा हूँ, जो कॉमन आ रहा है वो लेता जा रहा हूँ। अच्छा इस स्टेप में देखो बच्चे, एन स्क्वेयर प्लस एन, एन स्क्वेयर प्लस एन, और फिर माइनस किया है एम स्क्वेयर और एम, तो माइनस किया है एम स्क्वेयर, और यहाँ पर माइनस था तो अंदर भी ये भी माइनस का हो गया, तो माइनस का एम स्क्वेयर माइनस का एम, और बच्चे कॉमन क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया है पी एम से और इसको मल्टीप्लाई किया है पी एन से, तो बच्चे पी एन पी एम, पी एम पी एन वो कॉमन आ गया, तो पी एन पी एम कॉमन आ गया, अंदर बचेगा एन स्क्वेयर प्लस एन, और माइनस किया था समीकरण 3 को तो एम स्क्वेयर माइनस एम, और ये दोनों स्टेप सेम बन गए थे तो ये कॉमन आ गए। तो ये बच्चे बिल्कुल सिंपल स्टेप है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आया तो आप इसको पहले पी एम से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को पी एन से मल्टीप्लाई करो, और फिर दोनों को आराम से घटाओ बच्चे, ये स्टेप बड़े आराम से बन जाएगा। अब इतना बनने के बाद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चे अपने को अगले स्टेप पे। बच्चे मैं टिक कर रहा हूँ, जिन 2 स्टेप्स को ध्यान से देखना बच्चे, इन दोनों स्टेप्स जिनको मैंने टिक किया है उनको मैंने कंबाइंड करके लिख दिया डी बाई डी एक्स, ये वाला तो ले लिया ब्रैकेट इसमें, और ये वाला ब्रैकेट ले लिया इसमें। अब इन 2 स्टेपों को अगर ये लिखा है तो इस स्टेप को सोल्व करने पर ये बनना चाहिए बच्चे, तो मैं इस स्टेप को तुम्हें सोल्व करके दिखा रहा हूँ और चेक करवा रहा हूँ कि ये पूरा स्टेप बन रहा है या नहीं। तो अगर मैंने इन 2 स्टेप्स को ये लिखा है तो इसको सोल्व करने पर ये बनना चाहिए, ये मैं बना के दिखाता हूँ बच्चे। तो देखो ध्यान से अब आप लोग, तो बच्चे 1 सेकंड आप लोग वेट करें, बस 1 सेकंड के लिए। तो देखें ध्यान से, ये लो बच्चे, मैंने आपके लिए ये स्टेप अलग से बुला लिया जो मैंने लिखा है, डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक ये स्टेप है बच्चे पी एम पी एन डैश माइनस पी एम डैश। अब देखो मैं पहले इसको सिंपली सोल्व करके दिखाता हूँ आपको बच्चे, ये भी x का फंक्शन है और p आपको बताए हुए हैं सारे x के फंक्शन है। तो बच्चे ये मेरा फर्स्ट हो गया और ये मेरा क्या हो गया, सेकंड। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले फर्स्ट को रखो एज इट इज। अच्छा इस सेकंड का कर दो डिफरेंशिएशन, तो करवाओ मेरे को डिफरेंशिएशन। बच्चे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का है। तो पहले इसका कर दो पी एम डैश, कौन एज इट इज पी एन डैश, फिर प्लस अब की बार पी एम को एज इट इज, और इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो एक बार डैश है तो डबल डैश लग जाएगा। फिर आ जाओ इस स्टेप में, माइनस एज इट इज, इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहले इसका कर दो,
तो पी एन डैश कौन एज इट इज़ पी एम डैश, क्योंकि बाहर माइनस था तो फिर से माइनस आ गया, नहीं तो प्लस लिखते। इस बार पी एन को एज इट इज़ और इसका कर दो डेरिवेटिव, तो पी एम क्या आ जाएगा डबल डैश। ये स्टेप बन गया बच्चे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, अच्छा ये तो हो गया, फर्स्ट को रखा एज इट इज़ और सेकंड का कर दिया डिफ्रेंशिएशन। अभी आगे भी तो करना है प्लस। अब की बार फर्स्ट का कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का तो 0 हो गया और माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो गया माइनस का 2x, और ये स्टेप एज इट इज़। तो पी एन डैश माइनस पी एम डैश। क्लियर है बच्चे। अब देखो थोड़ा सा इस स्टेप में कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बच्चे, पी एम डैश पी एन डैश पी एम डैश पी एन डैश, ये पूरी टर्म दोनों में से क्या हो गई कैंसिल आउट। तो जो बचा वो मैं लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डबल डैश माइनस पी एम डबल डैश, और एक स्टेप ये बच गया तो माइनस का 2x बच गया, और साथ में बच गया पी एन डैश माइनस पी एम डैश। अब मैच करो बच्चे, मैच करवाता हूँ मैं आपको, तो ध्यान से देखना आप लोग। नीचे वाला स्टेप दिखा रहा हूँ, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर पी एन डैश डबल डैश माइनस पी एम डबल डैश एज इट इज़ आ रहा है, माइनस का 2x पी एन डैश और माइनस का पी एम डैश, देख लो बिल्कुल एज इट इज़ आया है। तो इसका मतलब मैंने आपको अभी अभी इतने स्टेप को सोल्व करके दिखाया है कि ये पूरा स्टेप बन रहा है, तो इन दोनों स्टेपों को मैं ये लिख सकता हूँ। तो बच्चे लिखने के लिए आपको पेपर में टाइम वेस्ट करके ये चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझो डी बाई डी एक्स लिखना, ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ले लेना और ये वाला ब्रैकेट ले लेना, अंडरस्टूड है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पूरे दोनों स्टेप बन जाएंगे। तो बच्चे ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो मैंने आपको समझा दी है अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो फ़ोन पे आप पूछ लेना बच्चे। तो मैंने इन दोनों स्टेपों को कंबाइंड करके ये लिख दिया। अच्छा इधर थोड़ी कैलकुलेशन को समझो डायरेक्ट बच्चे, एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर, तो ये भी मैं बोर्ड इस पे समझा देता हूँ पेज पे अलग से कि ये स्टेप कैसे बना है। देखो पी एन तो चल ही रहा है, इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, बस इस स्टेप को सिंप्लीफाई करके ये क्या लिखा है वो मैं बता देता हूँ बच्चे। तो ध्यान से देखना बच्चे, मैं इतने स्टेप को अलग से बुला के सोल्व करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चे आपके पास स्टेप है एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस एम स्क्वेयर माइनस एम, तो मैं इतने स्टेप को सोल्व करके दिखा रहा हूँ बच्चे। पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लो, तो एन स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर और प्लस का एन माइनस एम, ये ऐसे कर दो। अभी भी स्टेप तो वही है। फिर बचे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को लिख सकते हो आप ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एन प्लस एम एन माइनस एम, और ये स्टेप चल रहा है प्लस का एन माइनस एम। देखो पूरे में से कॉमन ये एन माइनस एम कॉमन आ जाएगा, तो एन माइनस एम आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा एन प्लस एम, और ये कॉमन ही आ गया तो प्लस का 1। तो बचे इसका मतलब ये स्टेप सोल्व होकर एन माइनस एम एन प्लस एम प्लस 1, तो ये देखो एन माइनस एम एन प्लस एम प्लस 1 ये लिखा हुआ है। तो बच्चे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आप डायरेक्ट खुद भी समझ सकते हो, तो बच्चे इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये चीज़ बन गई बच्चे, और पी एम चल ही रहा है इक्वल टू 0। तो मैंने इन दोनों स्टेपों को कंबाइंड करके ये लिख दिया। इस स्टेप को कैसे सोल्व किया वो मैंने दिखा दिया आपको, पी एम चल ही रहा है इक्वल टू 0। तो एक बार इतने का समराइज़ करो। आपको सबसे पहले लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन बुलानी है, फिर एक बार y के बदले बच्चे पी एम और एक बार पी एन रखना है। जब पी एम रखोगे तो इधर भी एम रखने हैं, ठीक है बच्चों। फिर जहाँ पर पी एम था उसको पी एन से मल्टीप्लाई, और जो पी एन वाली थी उसको पी एम से मल्टीप्लाई, और दोनों को करना है माइनस, तो ये स्टेप बन जाएगा। फिर इन दोनों को इकट्ठा करके ये लिख दोगे और इसको सोल्व करने पर ये बन जाएगा, और पी एम चल ही रहा है इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब बच्चे इस स्टेप की अगर वैल्यू निकाल लूँ तो ये पूरा स्टेप उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो ये पूरा स्टेप एज इट इज़ लिखा हुआ है, बराबर में ये पूरा स्टेप उस तरफ जाएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा, तो माइनस का डी बाई डी एक्स ये स्टेप। अब बच्चे इतना करने के बाद आपको अगर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला याद है तो बच्चे ध्यान से देखें, पी एन चाहिए था आ चुका है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो पी एन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगानी है -1 से 1। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया बच्चे, आपको अब इस पूरे स्टेप का इंटीग्रेशन करना है। तो लिखा उसने, इसको बोला है समीकरण 4, तो इंटीग्रेशन 4 का कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट्स -1 to +1।
तो बच्चे मैं इस पूरे स्टेप के बाहर लगा दूंगा -1 से 1 और इंटीग्रेशन कर दूंगा dx। अच्छा, जब इधर करूंगा तो ये स्टेप डायरेक्ट समझो, जब मैं इधर इंटीग्रेशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन और dx वाला इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये तो फिर इंटीग्रेशन ही हो गया भाई। सोचो इस स्टेप पे जब इंटीग्रेशन लगाऊंगा dx के थ्रू तो बच्चे dx और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो बस ये इंटीग्रेशन हो गया विद नेगेटिव साइन। तो बच्चे माइनस का क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट और लिमिट रहेगी -1 से +1। तो इधर तो ये इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन आपस में कैंसल आउट हो गए, जबकि इधर हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, -1 से 1 भी लिखेंगे और dx भी लिखेंगे। अब बच्चे क्योंकि ये तो x के फंक्शन है तो इनका तो इंटीग्रेशन करना होता है, पर इसमें तो x आ ही नहीं रहा, तो ये सब कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रेशन से क्या लिख दूंगा, बाहर। तो ये स्टेप आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, तो ध्यान से देखें आप लोग। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशनें थोड़ी सी अपने को अगर डायरेक्ट समझ में आती हैं तो बेटर है बच्चे। ये देखो n माइनस एम, n प्लस एम प्लस 1 तो आ गया बाहर, -1 से +1 pm pn dx। इनको अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि p अंडरस्टूड है x के फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन तो रहेगा। तो बच्चे इसके लिए इसको तो इंटीग्रेशन के अंदर रखना पड़ेगा, पर इनमें x आ ही नहीं रहा तो इसको इंटीग्रेशन से क्या कर दो, बाहर। और इधर जो मैंने समझाया था देख लो, माइनस एज इट इज, वो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया तो ये इंटीग्रेशन हो गया, तो वो पूरा ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया बच्चे, और लिमिट है -1 से +1। अब मैंने शब्दों में अच्छे से लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको बताता हूँ इन लाइन का मतलब क्या है। बच्चे जब आप लिमिट पुट, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है इधर, तो आप अपर लिमिट 1 रखोगे। ये लिमिट है किसकी, हिंट के तौर पे लिख लो, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में की है तो लिमिट भी किसकी है बच्चे, x की। तो बच्चे जब तुम +1 इस x के बदले रखोगे तो बच्चे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो अपर लिमिट रखने पर ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। और फिर माइनस करके जब तुम लोअर लिमिट -1 इस x के बदले रखोगे, बच्चे x के बदले -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी तो +1 ही होता है, तो बच्चे अभी भी 1 माइनस 1 यानी 0 बना, 0 इंटू कुछ भी 0। तो बच्चे अपर लिमिट रखने पर भी 0 बन रहा है पूरा स्टेप, और लोअर लिमिट रखने पर भी 0 बन रहा है। ये नहीं बन रहा 0, पर इस वेक्टर में 0 बनने की वजह से ये पूरा स्टेप 0 हो रहा है। तो अपर लिमिट रखने पर भी 0, लोअर लिमिट रखने पर भी 0, तो ये स्टेप तो पूरा 0 हो गया बच्चे। तो यही लिखा है उसने, ये पूरा स्टेप एज इट इज, और ये आफ्टर लिमिट पुट करने पर क्या बन गया बच्चे, 0। अब बात सुनना ध्यान से, एक रिजल्ट तो प्रूव हो गया समझो बच्चे, इनका और इसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इस और इस फैक्टर में से किसी एक को 0 होना ही होगा। अब सोचो अगर मैं बोल देता हूँ कि n और m बराबर नहीं है तो बच्चे ये फैक्टर तो कभी 0 होएगा नहीं। अब अगर ये 0 नहीं होगा और प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा। तो क्या चीज़ बनी, अगर हम यहाँ पर बोल दें कि इस रिजल्ट के अंदर n और m अगर बराबर नहीं है, अगर n और m बराबर नहीं है तो ये फैक्टर कभी 0 बनेगा नहीं, पर प्रोडक्ट तो 0 आ रहा है, तो अगर ये 0 नहीं है तो फिर 0 इसको होना पड़ेगा। तो इसका मान क्या आ गया बच्चे, 0। कब, जब n और m बराबर नहीं है। अगर n और m बराबर है फिर तो ये फैक्टर 0 बना ही गया, फिर इसका 0 होना कोई ज़रूरी नहीं है। पर हमें जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, उस रिजल्ट को लाने के लिए हमने क्या बोला कि हम मान लेते हैं कि इस वाले में n और m बराबर नहीं है, क्योंकि अलग अलग लिखा है नाम, तो इसका मतलब बराबर नहीं है, और m और n बराबर नहीं है तो फिर ये फैक्टर तो 0 होएगा नहीं, तो फिर प्रोडक्ट 0 अगर आ रहा है तो इसी की वैल्यू फिर 0 रही होगी। तो बचे -1 से +1 pmx pnx dx इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट इक्वल टू 0 तब आया है जब m और n बराबर नहीं है। अब मैं आपको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी अगर दिखाऊं तो बच्चे पहला केस प्रूव हो गया, देखो ध्यान से। अगर m और n को बराबर नहीं मानते तो इस स्टेप के इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब दूसरा प्रूव करना है, अगर m और n को इक्वल मानते हैं तो इस स्टेप की वैल्यू ये कुछ आएगी। तो जब m और n को इक्वल ही मान लेंगे तो m की जगह n रख दो, तो pn स्क्वायर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर pn स्क्वायर dx की वैल्यू लेकर आनी है 2/2n+1, यानी m और n जब इक्वल होंगे तो नीचे वाला रिजल्ट आएगा, वो प्रूव करना है। तो बच्चे अब दूसरा प्रूव करते हैं। दूसरे के लिए थोड़ी अलग कैलकुलेशन की, तो देखो ध्यान से, केस सेकंड, जब हम m इक्वल टू क्या कंसीडर कर रहे हैं बच्चे, n। तो अब m और n को हम बराबर मान रहे हैं, और इस आर्टिकल में हमें वो फॉर्मूला प्रूव करना है 2/2n+1। उसके लिए बच्चे हम मदद लेंगे लीजेंड्री पोलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन की। तो ये फॉर्मूला तो हमें रटा हुआ है, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी pnx z की पावर n
इक्वल टू 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर की होल पावर माइनस का 1/2। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। अच्छा, क्योंकि दो सॉल्यूशन है, एक पी एन और एक पी एम, तो इसी को मैंने जनरेटिंग फंक्शन को एम की फॉर्म में लिखा। तो बच्चे एन की जगह आ गया देखो एम, इस एन की जगह भी आ गया बच्चे एम, और इस पावर एन की जगह भी आ गया एम। पर यहाँ पर तो एन और एम आ ही नहीं रहा, तो ये स्टेप तो एज इट इज़ ही आएगा बच्चे। तो मैंने जनरेटिंग फंक्शन एक बार एन के लिए बुलाया और एक बार जनरेटिंग फंक्शन एम के लिए बुलाया। तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब बच्चे समीकरण 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि समेशन है तो इसे बोलते हैं कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे मतलब यही है कि मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी, समेशन एम बराबर 0 से इन्फिनिटी, पी एन एक्स पी एम एक्स, पी एन एक्स पी एम एक्स, जेड की एन जेड की एम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, तो जेड की पावर क्या हो जाएगी, एम प्लस एन, इक्वल टू का साइन। अच्छा, जब ये दोनों स्टेप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी। तो जब इन दोनों स्टेपों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 और ये -1/2 बच्चे पावर ऐड हो जाएगी। तो -1/2 और -1/2 क्या बनेगा, माइनस का 1। तो कुल मिलाकर इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी हो गई, -1। अब वही काम जो हमने अभी अभी पहले स्टेप में किया था, इस पूरे स्टेप का आप इंटीग्रेशन कर दो बच्चे एक्स के रिस्पेक्ट में, और लिमिट्स ले लो -1 से +1। तो बच्चे मैंने इस पूरे स्टेप के बाहर इंटीग्रेशन का साइन -1 से 1, ये पूरा स्टेप एज इट इज़ इंटू डी एक्स। सेम इधर भी -1 से 1 लिमिट, -1 से 1 लिमिट, ऊपर क्या लगा दिया डी एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और ये स्टेप बच्चे अपोन में ले गया। ये स्टेप अपोन में लेकर जाऊंगा तो पावर उसकी क्या हो जाएगी, +1। तो यहाँ अच्छे से मेंशन कर लो, ये +1। देखो ये पावर -1 थी, आपने इंटीग्रेशन किया -1 से 1 और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो वो सब तो आ गया, और ये ब्रैकेट को नीचे लेकर गए तो इसकी पावर क्या हो गई, +1। तो यहाँ तक पहुँच गए बच्चे। अब बस इस स्टेप को सोल्व करना है थोड़ा सा, ये अपने आप आंसर आ जाएगा जो हमें लेकर आना है वो m बराबर n वाले केस में। तो बच्चे देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, देखो x के रिस्पेक्ट में। तो z की पावर m प्लस n में तो x है ही नहीं, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो। समेशन का भी कोई मतलब नहीं है, बाहर कर दो। तो क्या बचेगा, -1 से 1, क्योंकि समेशन तो m और n में है और मेरे को तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो -1 से 1, हाँ पी एक्स के फंक्शन होते हैं, चाहे एक्स ब्रैकेट में लिखो चाहे ना लिखो। तो पी एम एक्स पी एन एक्स इंटू क्या बच गया, डी एक्स। अच्छा, बराबर में ये स्टेप एज इट इज़। अब कर देते हैं बच्चे इंटीग्रेशन। तो देखो पहले तो हमने इस वाले में जो केस चल रहा है वो m बराबर क्या चल रहा है, n। तो आप इस पूरी इक्वेशन में m की जगह क्या रख दो, n। इधर तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि ना तो m आ रहा ना n आ रहा। तो बच्चे m की जगह n रखेंगे तो n प्लस n क्या हो गया, 2n। आप n की जगह m भी रख सकते थे तो 2m बन जाता, एक ही बात है। तो m और n को बराबर लेने वाला केस चल रहा था, तो आप m की जगह n रख दो, तो z की पावर बन जाएगा बच्चे 2n। अब आपने m की जगह अगर n रख दिया तो m वाला समेशन हट जाएगा, तो सिर्फ समेशन किसका बचेगा, n बराबर 0 से इन्फिनिटी। तो समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी। तो आपने m की वैल्यू अगर पुट कर दी तो m वाला समेशन भी खत्म हो जाएगा। इधर भी m की जगह अगर n रख दिया तो pn दोनों सेम सेम, तो pn स्क्वेयर हो गया इंटू डी एक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। इधर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा और इधर इंटीग्रेशन कर ही देते हैं। बच्चे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और देखो नीचे x आ रहा है, तो 1/x का क्या होता है, log x। तो बच्चे log और x में ये पूरा स्टेप है। तो बच्चे 1 + z² माइनस 2xz, 1 + z² माइनस 2xz। इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये पहले क्यों लिखा है ये बाद में मत लिखो चाहिए। तो बच्चे 1/x का होता है log x। अच्छा, और x का कोफिशिएंट कितना है, -2z, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो बच्चे जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। तो देखो अपोन में लिखा है मैंने 2z विद नेगेटिव साइन। तो बच्चे ये तो हो गया 1/x का log x, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो -2z एज अ कांस्टेंट है, तो -2z को अपोन में लिख दिया, इसके अपोन में, इसके अपोन में ही लिखा हुआ है। माइनस को तो ऊपर लिख दो नीचे लिख दो, कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा, लिमिट चल रही है -1 से +1, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब लिमिट पुट करनी है। बच्चे ये लिमिट लिख लिया करो, किसकी है, x की, तो सिर्फ x के बदले पुट होगी। तो बच्चे देखो माइनस का 1/2z एज इट इज़, ये +1 इधर x की जगह रख दिया और फिर स्टेप भी सोल्व कर दिया। देखो अगर इस x की जगह यहाँ पर 1 रख दोगे तो ये बनेगा 1 + z² माइनस 2z, और बच्चे वो फॉर्मूला होता है 1 - z का होल स्क्वायर। तो लोग चल ही रहा है
और जैसे ही आप x के बदले 1 रखोगे तो ये पूरी चीज़ बन जाएगी 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। खोल के देख लो, 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है माइनस का 2ab, तो माइनस का 2z, तो x की जगह 1 रख दिया तो माइनस का 2z ही बचेगा। ऐसे ही फिर माइनस करके बचे लोअर लिमिट पुट करते हैं तो log एज इट इज़, और x के बदले -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर, 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बच्चे एक बार x के बदले +1 रखा, एक बार x के बदले -1, जिससे ये होल स्क्वायर के फॉर्मूले बन गए। और फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस वजह से यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये माइनस का 1/2z इसके साथ भी मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 1/2z इसके साथ भी मल्टीप्लाई। तो जब इसके साथ करेंगे तो लग गया एज इट इज़, और जब इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस। अब ये मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट क्या हुआ बच्चे, log की प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में, तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इधर भी 2 आगे आ जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नेक्स्ट पेज पे यही दिखाया हुआ है। अच्छा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, ये एज इट इज चल रहा है उधर, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन। तो देखो LHS में कोई कैलकुलेशन नहीं, और वो जो 2 मैंने कहा था वो आगे आ गया, उधर भी 2 आगे आ गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, बचेगा क्या, माइनस का 1/z। तो बच्चे माइनस का 1/z। अब इसने किया क्या है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, 1/z देखो कॉमन आ गया, तो पहले इस स्टेप को लिख दिया log 1 प्लस जेड, और फिर माइनस बचा हुआ है और साथ में बचा हुआ है log 1 माइनस जेड, 1/z तो कॉमन आ गया। तो बच्चे इसमें मैं ऐसे कर देता हूँ तुम्हारे लिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/z कॉमन आ गया, इस स्टेप को लिख दिया पहले, और माइनस का log 1 माइनस जेड को लिख दिया बाद में। अब बच्चे बस आपको एक्सपेंशन आने चाहिए। देखो 1/z चल ही रहा है, ये स्टेप पूरा अच्छे से काट लो, ये एग्जैक्टली कट है, ये कहीं नहीं है, ये गलत है बच्चे। इसके बाद देखो 1/z तो देखो एज इट इज़। बच्चे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स की 3/3 माइनस एक्स की 4/4 प्लस एक्स की 5/5 चलता रहेगा। तो एक प्लस का आता है, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, फैक्टोरियल नहीं आता, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। और log 1 माइनस जेड, बच्चे अगर यहाँ पर माइनस होता है तो सारे स्टेप, यही वाला फॉर्मूला होता है, बस सारे स्टेप माइनस के आएंगे। तो देखो एक माइनस तो ये रहा, और इसका एक्सपेंशन होता है सारी टर्म माइनस में, तो माइनस का जेड स्क्वेयर बाई 2, माइनस की जेड की 3/3, माइनस की जेड की 4/4, माइनस की जेड की 5/5, और भी लिखना चाहो तो माइनस की जेड की 6/6 लिखते रहो। फिर बच्चे क्या किया मैंने, देखो ये जेड प्लस का है, और माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी प्लस का हो गया, तो जेड और जेड जुड़कर 2z बन गए। ये बाहर वाला 1/z चल ही रहा है, ये जेड और ये जेड जुड़कर 2z हो जाएगा। पर बच्चे जेड स्क्वेयर बाई 2 इधर तो माइनस का है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो जेड स्क्वेयर बाई 2 इधर तो प्लस का बन गया और इधर माइनस का, तो आपस में कट हो जाएगा। ऐसे ही जेड की 4/4 इधर तो माइनस का है, और माइनस माइनस प्लस, इधर 4 जेड की 4/4 प्लस का बन गया, यानी सारी इवन पावर 2 4 6 वाली चीज़ें कट जाएंगी, और जो ओड वाली हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगी। देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ये बन गया जेड की क्यूब/3 प्लस का, और ये भी जेड की क्यूब/3 प्लस का, तो ये 2 टाइम्स हो गया। ऐसे ही जेड की 5/5 भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ओड पावर वाले सारे जुड़ गए और इवन वाले सारे कैंसल आउट हो गए। अच्छा, 2 को कॉमन ले लिया, तो बचे आ तो जेड भी कॉमन रहा था, मैंने ली दिया, मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया, तो 2 को बाहर, अंदर बचेगा जेड प्लस जेड की क्यूब/3 प्लस जेड की 5/5 प्लस एंड सोन। फिर बच्चे अब थोड़ा बहुत आपको एपी सीरीज पता होनी चाहिए। ये जेड की पावर एक्चुअल में देखो 1 है, और नीचे भी 1 लिख दें कोई फ़र्क नहीं है। तो बच्चे देखो ध्यान से, 1 3 5, बच्चे 1 3 5, इनमें डिफरेंस देखो, 3 से 1 के बीच में 2 का है, 5 से 3 के बीच में 2 का है, तो आपने पढ़ा हुआ है समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको, एपी सीरीज, समांतर श्रेणी। और बच्चे समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है एनवी टर्म निकालने का, टीएन यानी एनवी टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब होता है उस सीरीज की फर्स्ट टर्म, कितनी है बच्चे, 1, तो ये 1 लिखा हुआ है, तो ए का मान तो हो गया 1। अच्छा, उसने अब 3 से शुरू किया है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं उसने कैसे किया बच्चे, नहीं सॉरी, ए की जगह 1 ही रखा हुआ है, ये 1 अच्छे से लिख लो बच्चे। अब उसने ए को 3 कंसिडर किया, उसने 1 से ली नहीं बच्चे सीरीज, उसने क्या किया देखो, थोड़ा सा उसने ना
135 बचे 1 से शुरू कर लेते, वैसे तो बढ़िया था, तो मैं इसको स्टेप को थोड़ा सही करवाता हूँ आपको। 135 से कंसीडर करो तो ए का मान हो गया बच्चे 1, तो यहाँ पर ए का मान 1 रखें तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो 2 ही है, गैप 2 का ही आ रहा है बच्चे। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो स्टेप को 1 प्लस 2n, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -2, तो ये स्टेप बन गया बच्चे 2n, और 1 माइनस 2 बन गया माइनस का 1, तो ये स्टेप बन जाएगा बच्चे 2n माइनस 1। ऐसे ही अपोन में भी क्या बनेगा 2n माइनस 1, फिर n के बदले अगर हम 0 लिखेंगे तो अच्छा। तो बच्चे इस स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ी ये है, ध्यान से समझना आप लोग। उसने ना, क्योंकि देखो इनफाइनाइट सीरीज ही है, इसमें टर्म्स तो इनफाइनाइट आएंगी, थोड़ा सा मैं समझा दूँ इस स्टेप को। तो बच्चे उसने ना इस टर्म को एक बार नेगलेक्ट कर दिया, एक बार इस टर्म को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये टर्म उसने नेगलेक्ट मान के छोड़ दी, और यहाँ से उसने सीरीज बनाई। तो देखो ध्यान से, ये 3 ही है, 1 को इंक्लूड नहीं किया, तो 3 से शुरू हो रही है, 3 5 7 ऐसे ही अगले स्टेप लिखता तो क्या आता जेड की 7/7। तो बचे 3 5 7 एक समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद यानी ए का मान 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है डी का मान 2। फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चे ये सारा स्टेप थोड़े से मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो फॉर्मूला मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, सीरीज की फर्स्ट टर्म है 3, एन माइनस 1 आपने हायर कैलकुलस में इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा हुआ है बच्चे, चैप्टर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला। आपको जब मर्जी हो आप सीरीज में से टर्म को हटा सकते हो, तो मैंने ये टर्म हटा दी है बच्चे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे रिजल्ट पे। तो ए प्लस एन माइनस 1, डी का मान बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये बन गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो बच्चे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2n माइनस 2, तो ये बन गया 2n को पहले लिख दो, और 3 में से 2 गया बच्चे प्लस का 1। तो बच्चे ये देखो जेड की पावर क्या लिखी हुई है 2n प्लस 1, और सेम तो नीचे 3 5 7, तो उसके लिए क्या टर्म निकलेगी 2n प्लस 1। इधर जेड की पावर्स में 3 है 5 है, तो ऊपर 3 5 7 ने मिलकर बना दिया 2n प्लस 1, और सभी में जेड आ रहा था तो हमने जेड की पावर लिख दी 2n प्लस 1, और ऐसे ही नीचे सभी में 3 5 7, तो उसकी टर्म एन वी निकालेंगे तो क्या आएगी 2n प्लस 1। अब लगा दिया मैंने समेशन, बचे समेशन चला दिया n बराबर 0 से इन्फिनिटी। तो देखो ध्यान से, जब आप n को 0 रखोगे तो बच्चे ये स्टेप क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, फिर n को इधर 0 रखेंगे तो z की 0 प्लस 1 तो z की 1, ये स्टेप बन गया बच्चे। तो सीरीज को मानते वक्त तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, पर अब n समेशन के अंदर इस पूरे को दिखा दिया। ऐसे n को 1 रखोगे तो देखो 1 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, n को सॉरी हाँ 1 रखोगे तो ये बन जाएगा z की 5, और नीचे भी बन जाएगा 5, तो सीरीज बन जाएगी बच्चे पूरी। अच्छा 3 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 बनाने के लिए आप 1 रखोगे, तो बच्चे 2 प्लस 1 3, और इधर भी 2 प्लस 1 3, तो ये बन जाएगा। n को 2 रखोगे तो ये टर्म बन जाएगी, 3 रखोगे तो ये टर्म बन जाएगी, और समेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो सब में प्लस आ गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था बच्चे, जब हमने इसकी सीरीज़ बनाई तो हमने इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, और बाद में जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्म भी इंक्लूड कर देंगे। तो ये स्टेप बन गया बच्चे। फिर बच्चे ये 2 तो एज इट इज़, ये z इसके साथ जब सोल्व करवाओगे तो बच्चे ये z की पावर 1 नीचे है और ये z की पावर 1 ऊपर है, तो ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना z की 2n इंटू जेड की 1, उस z से ये z क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो z की पावर सिर्फ बचेगी बच्चे 2n, और अपोन में चल रहा है बच्चे 2n प्लस 1, तो अपोन में चल रहा है 2n प्लस 1। अब बच्चे हम दोनों तरफ z की पावर 2n के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चे z की 2n का कोफिशिएंट देखोगे तो समेशन कभी भी नहीं लेना, ये बात याद रखना। पर्टिकुलर किसी के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर रहे हो मतलब एक ही टर्म की बात कर रहे हो, तो z की 2n का कोफिशिएंट है बच्चे ये कुछ लिख दिया मैंने, और इधर z की 2n का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 2/2n प्लस 1, 2/2n प्लस 1। और इस केस में आप लिख सकते हो m और n बराबर थे बच्चे, तभी तो यहाँ पर pm pn नहीं आ रहा, pn स्क्वेयर ही आ रहा है, यानी m और n बराबर है। तो बच्चे आपने प्रूव कर दिया। तो देखो ध्यान से, -1 से 1 pn स्क्वेयर एक्स डी एक्स की वैल्यू 2/2n प्लस 1, 2/2n प्लस 1 अगर m और n बराबर हो, अगर इस m की जगह n रख देंगे तो pn स्क्वेयर ही बनेगा ना। तो बच्चे हमने पूरी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है, और इस रिजल्ट का यूज़ मैं आगे करूँगा। अच्छा ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही करने की जरूरत, इसको क्रॉस कर दो चाहिए, मैं समझा देता हूँ वैसे क्या किया है।
बच्चे आपने थोड़ा बहुत बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है लिमिट्स के बारे में। -1 से 1 लिमिट हो तो आप 2 टाइम्स 0 से 1 लिमिट कर दो और फिर इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, या कह दो ये 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1/2n+1। इसको कोई जरूरत नहीं है, स्किप दैट, ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, आपको यहाँ तक याद रखना है। तो रिजल्ट अब कल के लिए याद रखना बच्चे कि m और n बराबर होंगे तो 2/2n+1 आंसर होगा, और अगर m और n बराबर नहीं है तो वैल्यू 0 ही होगी। तो ये बात आप याद रखेंगे बच्चे, ये है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो आगे की कैलकुलेशंस, आगे के आर्टिकल कल करेंगे बच्चे। ओके, थैंक यू क्लास।